तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसपी स्टडीग्राम में, जहां हम आज पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि संसद ने भारतीय संविधान को किस वर्ष में अपनाया था। तो संसद ने भारतीय संविधान को 1949 में अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो उसका आंसर है 26 नवंबर 1950 को। क्वेश्चन नंबर 3, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने किस आधार बनाया था। तो उसका आंसर है हमारे पास क्वेश्चन 3 का बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को। क्वेश्चन नंबर 4, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण प्रदान करने वाला पहला निश्चित कदम खाली जगह द्वारा लिया गया था। तो उसका आंसर है ए, यानी कि रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 को। क्वेश्चन नंबर 5, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किसे अधिनियम को चार्टर ऑफ सिल्वरी के रूप में वर्णित किया था। तो उसका आंसर है डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के शासन में प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्वों को शुरू करने वाला पहला प्रयास खाली जगह के द्वारा किया गया था। तो उसका आंसर है हमारे पास सी, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक मतदानों को प्रस्तावित किया गया था। फिर से हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा, फिर से पढ़िए, किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक मताधिकारों को प्रस्ताव किया गया था। तो वहाँ का आंसर होगा हमारे पास आंसर नंबर सी, यानी कि भारतीय परिषद 1919। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सरकार अधिनियम 1935, फिर से 1935 के अनुसार प्रांतीय कार्यकारिणियों की विशेषताएं नहीं थी। फिर से एक बार हम पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय कार्यकारिणी की विशेषता नहीं थी। तो उसका आंसर है आंसर डी, यानी कि भारत राज्यपाल को प्रांतीय विधायिका के अविश्वास को मत द्वारा हटाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है कि भारत के राज्यपाल को प्रांतीय विधायिका के अविश्वास को मत द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग होने के आधार में से एक नहीं है। फिर से पढ़िए, संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निम्नलिखित कौन सा अयोग्य होने के आधार में से एक नहीं है। जो अयोग्य होने के लिए इनमें से कौन सा नहीं है। तो उसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, केवल 3, जहां लिखा हुआ यदि व्यक्ति को निवारक निरोधक कानून के तहत हिरासत में लिया गया हो तो। क्वेश्चन नंबर 10, अभिकथन ए, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन में स्थानांतरित किया। कारण 2, आर, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अब शासन करने के लिए तैयार नहीं थी। तो उसका क्वेश्चन 10 का आंसर होगा हमारे पास सी, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। अब ये कैसे, तो चलो हम फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जहां लिखा हुआ है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन में स्थानांतरित कर दिया था। तो ये क्वेश्चन सही है, जबकि हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत पर शासन करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पूरा का पूरा गलत हो सकता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, चलो, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार का सर्वोच्च नियंत्रण भारत सरकार के राज्य सचिव में निहित किया था। तो वहाँ का आंसर होगा आंसर नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश शासन के प्रांतों में द्वैध शासन यानी 2 शासन वाली प्रणाली के तहत शुरू की गई थी। उसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, मॉन्टफोर्ट सुधार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार अधिनियम 1919 के निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषताएं थी। फिर से पढ़िए, भारत सरकार का अधिनियम 1919 निम्नलिखित में से मुख्य विशेषताएं कौन सी थी। मुख्य विशेषता के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगी डी, दो और तीन। अब 2 और 3 में क्या है, केंद्र द्वारा विधायी प्राधिकार में आंतरिक्रमण और केंद्रीय और प्रांतीय विधायी का विस्तार और पुनर्गठन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए। ठीक है। और इस अधिनियम में सही क्रमानुकाल कीजिए, यानी कि हमें सही क्रम में उसको सजेस्ट करना है। उसका आंसर होगा ए, 1, 2, 3, 4, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट, इट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान के वर्ष 1950 में भारत के राज्यों को ABCD श्रेणियों में विभाजित किया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जो हमें ज्ञात करना है। तो उसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, यानी कि राज्यपाल की श्रेणी राज्यों का कार्यकारी अध्यक्ष थे,
राज्यपाल श्रेणी राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य प्रमुख श्रेणी राज्यों के बी यानी कि कार्यकारी अध्यक्ष, मुख्य आयुक्त अधिनियम श्रेणी सी और डी राज्यों के कार्यकारी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की संविधान सभा ने खाली जगह से कार्य करना शुरू किया था। अब हमें पता चलेगा भारत के संविधान ने कब से अपना कार्य करना शुरू किया था, तो दिसंबर 9 1946 को अपना कार्यकाल शुरू किया था। 17, भारत की संविधान सभा में शुरू कितने सदस्य थे, तो भारत की संविधान सभा में शुरू में कुल 389 यानी सभ्य थे, 389 सभ्य थे। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान की मसौदा समिति में शामिल सदस्यों की संख्या कितनी, 7 सभ्यों की सदस्यता, तो 7 सदस्यों की सदस्यता थी। क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने संभाली थी, तो वहाँ है क्वेश्चन का आंसर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, जो भारतीय संविधान के प्रथम अध्यक्ष, बैठक के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता किसने की थी। फिर से बढ़ते हैं कि संघ समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो वहाँ क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन का आंसर बी, सरदार पटेल। कौन थे, सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम लोग अब, जहाँ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का उद्देश्य क्या था, स्थानीय सरकार की शक्ति देना, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना करना, प्रांतीय सरकार का विस्तार करना, तो आपको बताना है इनमें से क्या था। तो जहां हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा ए, यानी कि स्थानीय स्तर सरकार को शक्ति देना, और दूसरा है प्रांतों में द्वैत शासन की यानी कि द्विवीध प्रणाली की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 22, जहां हम देखेंगे निम्नलिखित में से हमें जोड़ का जोड़ना है, यानी कि अध्यक्ष एक और अध्यक्ष की समिति के बीच में हमें सुसंयोजित मिलाप करवाना है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे के.एम. मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और बी.आर. आम्बेडकर। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर ए। तो चलो हम इसको अब जोड़ते हैं। के.एस. मुंशी यानी कि वो थे हमारे संघीय संविधान के समिति के अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद तो वो थे संचालन समिति के अध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू तो वो थे संघीय शक्ति के अध्यक्ष, और हमारे बी.आर. आम्बेडकर सर जो थे हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 और 2 के साथ मिलान करें और इन सूचियों के दिए गए कोड को उपयोग सही उत्तर में चुनें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ए। तो चलो हम उसको जोड़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892, तो उसका सही आंसर होगा चुनाव के सिद्धांत का प्रस्ताव। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, उसका आंसर होगा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव। भारतीय सरकार अधिनियम 1919, उसका आंसर होगा प्रांतीय द्वैत शासन प्रस्ताव पारित किया गया था। और भारतीय सरकार 1935, तो उसका आंसर होगा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव पारित किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, संघीय सरकार का सबसे आवश्यक सिद्धांत क्या था, तो संघीय सरकार का सबसे आवश्यक सिद्धांत था कि संघीय और राज्य सरकार में शक्ति का विभाजन यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। फिर से पढ़िए कि भारतीय संसद सरकार की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं, तो यानी कि यहाँ हमें देखने को मिलेगी उपरोक्त सभी विशेषताएं जो भारतीय संसदीय सरकार की देखी जाती है। तो चलो हमें इनको एक एक करके देखते हैं। नाम मात्र का तथा वास्तविक कार्यपालिका का होना, विधायी के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जवाबदेही होना, और बहुमतीय दल की सरकार होना। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 25 यानी कि 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 हमें दिखाता है अंग्रेजी क्राउन खाली जगह का एक उदाहरण है, तो वह है सिर्फ एक नाम मात्र कार्यपालिका। अब नाम मात्र कार्यपालिका हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत सिर्फ अंग्रेज क्राउन है, वो सिर्फ एक नाम मात्र राजा होता है। उसके अंतर्गत काम करने वाले विभिन्न अलग अलग समूह और मंत्रिमंडल होते हैं। सिर्फ ये एक नाम मात्र का अधिकारी कहलाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27, यह घोषणा कि लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों का सरकार है, किसने दिया था,
तो उसका आंसर है ए, यानी कि अब्राहम लिंकन, जो एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते होंगे। क्वेश्चन नंबर 28, सरकार ने संसदीय स्वरूप की सबसे मूलभूत विशेषता किसको गिनी है? तो उसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, संसद की संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 19, गांधी के राम राज्य की परिभाषा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गांधी के राम राज्य की परिभाषा क्या है? और उसकी परिभाषा है शुद्ध नैतिक अधिकार के आधार पर लोगों की संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 30, अध्यक्षता प्रणाली, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली और एकात्मक प्रणाली, तो उसके क्या मतलब थे या वो क्यों जाने जाते थे? तो उसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अध्यक्ष प्रणाली वो जानी जाती थी शक्तियों का पृथक्करण के लिए, संसदीय प्रणाली कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध के लिए, संघीय प्रणाली शक्ति का विभाजन के लिए और एकात्मक प्रणाली यानी कि शक्ति का केंद्रीकरण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में राजनैतिक प्रणाली की मूलभूत विशेषताएं खाली जगह की है। फिर से पढ़िए, भारत में राजनैतिक प्रणाली की मूलभूत विशेषताएं खाली जगह की है, तो उसका आंसर होगा डी। डी मतलब यहाँ के दिए गए सभी विकल्प सही हैं, जिसमें यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, यहाँ संसदीय सरकार है, भारत के लोगों में सर्वोच्च शक्ति निहित है, यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 32, लिखित और अलिखित संविधान के बीच प्रमुख अंतर क्या है? लिखित और अलिखित संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या देखने को मिलता है? तो उसमें आंसर है दोनों, यानी कि सी 1 और 2, जहाँ हमें लिखित संविधान देश के सभी संवैधानिक कानून का आधारित स्रोत है, जबकि अलिखित संविधान आधारित स्रोत नहीं है। लिखित संविधान पूरी तरह से वैधानिक होती है, जबकि अलिखित संविधान वैधानिक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 33, जहां हमें कथन पढ़ने होंगे। कथन नंबर 1, भारत का संविधान एक उदार संविधान है, यह नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो उसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, यानी कि दोनों के दोनों कथन सत्य है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा साधक कथन सही है कि भारत का कथन सही है लोकतंत्र द्वारा? तो उसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, डी यानी कि 1 2 और 3। चलो हम फिर से 1 2 3 पढ़ लेते हैं। लोकतंत्र जनता की सरकार है, जनता के लिए है और जनता द्वारा है। लोकतंत्र बहुमत का नियम है। लोकतंत्र लोगों के शांतिपूर्ण तरीके से अपनी शिकायतों को उठाने के अवसर प्रदान करती है। लोकतंत्र से हमेशा समाज का विघटन होता है। क्वेश्चन नंबर 35, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा खाली जगह के संविधान से ली गई है, तो उसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, यानी कि यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान द्वारा मजबूत केंद्र के संघीय प्रणाली खाली जगह के द्वारा ली गई है, तो क्वेश्चन का आंसर होगा कनाडा। भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने का प्रावधान खाली जगह से लिया गया है, तो उसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, यानी कि जर्मनी के वीरम संविधान से, जर्मनी के वीरम संविधान से लिया गया है। भारत में लोकपाल और लोकयुक्त का कार्यकाल निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो उसका आंसर है स्कैंडिनेविया के लोकपाल। स्कैंडिनेविया के लोकपाल। भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी केंद्र के रूप में किसके द्वारा नामित किया गया था? तो उसका आंसर है ए, यानी कि 69वां संविधान अधिनियम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान की प्रावधान और नीचे दिए गए स्रोतों का उपयोग सही उत्तर में चयन कीजिए, तो उसका आंसर है हमारे पास आंसर ए, जहां हमें देखने को मिलेगा नीति निर्देश यानी कि आयरलैंड से लिया गया, राष्ट्रपति आपातकाल यानी कि जर्मनी से लिया गया, संघीय राज्य संघ यानी कि कनाडा से लिया गया और संविधान संशोधन यानी कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसका आंसर है आंसर नंबर डी, केवल एक सही नहीं है। अब वो कैसे, तो हम वो पढ़ते हैं। भारत संविधान सभा के सदस्य सीधे भारत की जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि भारत संविधान के सदस्य जो भारत संविधान सभा के सदस्य भारत के जनता द्वारा नहीं होते, वो अप्रत्यक्ष होते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान के क्रियान्वयन के समय प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श शामिल नहीं था? फिर से एक बार पढ़िए, कौन सा आदर्श शामिल नहीं था? तो उसका आंसर होगा समाजवादी। स्वतंत्रता था, समानता था और न्याय भी था, परंतु समाजवाद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन किया गया? तो क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर सी, 42वें संशोधन अधिनियम 1976। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य निम्नलिखित में से किस एक निर्णय के लिए मील का पत्थर माना जाता है? यहाँ पूछा जा सकता है मील का पत्थर माना जाता है। संविधान की मूल संरचना जैसा कि प्रस्तावना में परिभाषित को बदला नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, जहाँ हमें देखने को मिलता है प्रस्तावना संवैधानिक व्याख्या की उपयोगी है क्योंकि यह संविधान निर्माताओं का वास्तविक उद्देश्य और दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को उनके मौलिक कर्तव्यों को दिखाता है? तो आंसर होगा सी, यानी कि 51A। 47, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 द्वारा राज्य का नीति निर्देशन कहा जाता है जिसे राज्य को प्रयास करेगा, यानी कि DPSP? उसका आंसर देखने को मिलेगा आंसर नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, राष्ट्र के बीच न्यायपूर्ण समानता संबंध और मध्यस्थता का अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटारा करना। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वितरण दिया गया है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का वितरण दिया गया है? तो भाग 2, जहां नागरिकता का वितरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमारे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के संविधान का भाग 3 खाली जगह से संबंधित रखता है। तो भारत का भाग 3 अपने मौलिक अधिकारों से संबंध रखता है। तो हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको टॉप 50 क्वेश्चन पसंद आया होगा और आज का ये भाग 1 पूर्ण हुआ। अगर आपको भाग 2 चाहिए तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके हमें बता सकते हैं और आपको आज का सेशन कैसा लगा वो भी आप हमें बता सकते हैं। आज हमने पढ़ा था इंडियन पॉलिटी फॉर RRB NTPC 2025 के लिए। धन्यवाद।